तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप सभी का। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, जिसका नाम है रॉल्ट का नियम, यानी रॉल्ट लॉ क्या होता है जी। ये क्लास 12th वालों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको रॉल्ट का नियम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम मात्र आपको 10 मिनट देखना है और रॉल्ट का नियम एकदम सीख के जाना है जी, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको रॉल्ट का नियम कंफर्म आएगा ही आएगा। तो आइए आज हम आपको रॉल्ट का नियम समझाते हैं जी। सबसे पहले एक पात्र ले लीजिए जी, एक हम लोग पात्र ले लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या लेते हैं जी, पात्र लेते हैं, कोई दिक्कत। इसमें हम लोग विलायक को भरते हैं, किसको जी, विलायक यानी जल को भरेंगे। इसमें विलायक को क्या कर रहे हैं जी, भर रहे हैं। इसमें विलायक को बढ़िया से भर देते हैं, कोई दिक्कत। इतना तक में आपको कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये हम लोग एक पात्र लिए थे जिसमें हम लोग विलायक को भर दिए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या भर दिए जी, विलायक भर दिए। क्या, विलायक। इसमें आप क्या भरे जी, विलायक भर दिए। ये बर्तन लिए जी, है ना, एक बर्तन लिया गया है जिसमें हम लोग विलायक को क्या किए, भर दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, वैद्युत अनपघट। सर वैद्युत अनपघट और वैद्युत अपघट क्या होता है, जो आप पहले समझिए जी कि इसमें हम लोग क्या विलायक भरे तो इसमें वैद्युत अनपघट क्या करेंगे जी, इसमें हम लोग वैद्युत अनपघट के क्या करेंगे, प्रेशर यानी इसमें घोल डालेंगे। पहले से तो इसमें विलायक है, जल है, मगर इसमें हम लोग क्या डालेंगे, वैद्युत अनपघट। ये क्या होता है सर जी, वैद्युत अनपघट क्या होता है, जो देखिए वैद्युत, ये थोड़ा सा देख लीजिए, वैद्युत अनपघट। अनपघट क्या होता है बताइए, वैद्युत अनपघट क्या होता है जी, वैद्युत अपघट और वैद्युत अनपघट क्या होता है, जो थोड़ा सा समझ लीजिए। तो वैद्युत अपघट देखिए सबसे पहले जी कि वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट क्या होता है जी। वैद्युत अपघट में आपका हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वैद्युत अपघट में आपका NaCl, ठीक है, NaCl KCl, ठीक है, NaCl KCl और आपका क्या हो जाएगा जी, वैद्युत, ये क्या है, अपघट है, NaCl KCl और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका वैद्युत क्या है, ये क्या है जी, वैद्युत आपका क्या है जी, अपघट है ना। ये NaCl KCl H2SO4 क्या है, वैद्युत अपघट है। और वैद्युत अनपघट क्या है जी, यानी वैद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होता, यानी वैद्युत अपघट रहता तो इसमें विद्युत धारा आराम से प्रवाहित होता है जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वैद्युत अपघट आपका होता तो आपका आराम से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है जी। लेकिन हम लोग बात करें किसका, वैद्युत अनपघट का। वैद्युत अनपघट, वैद्युत अनपघट में क्या होगा जी, जैसे यूरिया ले लीजिए, या तो चीनी ले लीजिए जी, चीनी ले लीजिए, है ना। यूरिया हो गया, चीनी हो गया, सकाई ग्लूकोज, बताइए ग्लूकोज, ये सब से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है जी। वैद्युत अनपघट क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी यूरिया, चीनी, ग्लूकोज। तो हम लोग इसमें यानी वैद्युत अनपघट कोई भी पदार्थ डाल देते हैं, यानी जो हम लोग विलायक था पहले से उसमें कोई भी वैद्युत अनपघट पदार्थ को डाल देते हैं जी। जैसे यूरिया डाल दिया, चीनी डाल दिया, ग्लूकोज, कोई भी अवाष्पशील को हम लोग डाल देते हैं। यानी अवाष्पशील अगर पदार्थ इसमें डालते हैं जी, किसमें डालेंगे, ये हम लोग पात्र लिए जिसमें अवाष्पशील पदार्थ को डालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा, इसका वाष्प दाब जो है ना, वाष्प और दाब, इसका वाष्प दाब जो है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि आपको बताते हैं, अगर आप जल को 20 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं जी, मान लीजिए कि आप जल को इस बर्तन में 20 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं और कोई अन्य पदार्थ अगर आप डाल देते हैं तो उसका वाष्प दाब जो होगा, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कम हो जाएगा। यानी वाष्प दाब का क्या है जी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, बताइए आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा जी, कम जाएगा। आपेक्षिक अवनमन का मतलब हो गया कम जाना, यानी
यानी पहले से विलायक था उसमें आप वैद्युत अनपघट्ट की क्रिया करा रहे थे, है ना। और इसके अलावा अवाष्पशील अगर कोई पदार्थ को डालते हैं जी, अवाष्पशील पदार्थ को कोई डालते हैं तो उसका वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगा जी, कमी आ जाएगा। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो जाएगा, यानी वैद्युत अनपघट्ट के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। यानी इसी चीज को तो हम लोग लिखे हैं जी। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, अब रॉल्ट का नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, यानी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ को घोलने पर, क्या किया जी, घोल दिया उसको, और विलेय के वाष्प दाब, जो इसमें विलेय घूल रहा था, क्या जी, घूल रहा था, ये विलेय के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलेय के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है जी, बराबर होता है। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा जी। थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं ना, ये आपका वैद्युत अपघट्ट है और ये आपका वैद्युत अनपघट्ट, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिलीट कर देते हैं ना। हाँ चलिए, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा जी, ठीक है। एकदम बड़ा आसान था जी। आपको लिखने के लिए आएगा रॉल्ट का नियम क्या है, तो लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ को घुलाने पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर होता है जी। यही तो हम लिखे हैं कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ को घुलाने पर विलेय के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है जी, बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, है ना। इस तरीके से आप लोग इतना तक अगर समझ गए होंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या जी, देखिए लिख सकते हैं कि विलेय का वैद्युत अनपघट्ट, ना, इतना तक आप लोग समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं ना। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब क्या हो गया, कमी, बराबर लिख सकते हैं विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय के मोल प्रभाज, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होगा जी, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या जी, पी नॉट, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस के यहाँ पे पी एस अब बटा पी नॉट अब बराबर यहाँ पे स्मॉल एन और यहाँ पे कैपिटल एन, ये क्या है जी, बटा यहाँ पे लिख सकते हैं एन, ठीक है। ध्यान से पी नॉट, ये पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर एन, यानी एन हो गया मोलों की संख्या बटा एन प्लस कैपिटल एन, यानी एन प्लस क्या हो जाएगा जी, एन प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। यही आपका रॉल्ट का नियम, यही क्या है जी, आपका रॉल्ट का नियम। लेकिन जो रॉल्ट का नियम आता है वो तनु विलयन के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है जी, कि रॉल्ट के नियम को तनु विलयन के लिए क्या करे जी, सिद्ध करें। तो आइए देखते हैं कैसे लिखिएगा तनु विलयन के लिए ना, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, ठीक है जी। तनु विलयन के लिए रॉल्ट के नियम को हम लोग कैसे लिखेंगे जी, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं पी नॉट, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले क्या जी, तनु विलयन के लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल एन कैपिटल एन बराबर एन, ठीक है। आप लिख सकते हैं आप कि पी नॉट माइनस पी एस
अब बटा पी नॉट अब बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैपिटल एन। क्या लिख सकते हैं जी, कैपिटल एन और साथ में एन लिख सकते हैं ना, कैपिटल एन और साथ में एन लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एन अब बटा के कैपिटल एन, है ना जी। इतना तो कोई दिक्कत। तनु बिलियन के लिए क्या हो जाएगा जी, एन प्लस एन बराबर एन, तो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटा क्या हो जाएगा जी, कैपिटल एन। आपको हम एन का फॉर्मूला बताए होंगे जी, ध्यान रखिएगा, डब्लू बटा एम, डब्लू बटा एम, यानी मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर डब्लू बटा एम। क्या होता है जी, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर डब्लू बटा एम। ध्यान रहेगा आप सभी लोगों को जी, आप सभी लोगों को ध्यान रहेगा, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए तो ये तो सेम रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पी एस अब बटा क्या हो जाएगा पी नोट, क्या पी नोट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन का फार्मूला आपको बताएं डब्लू बटा एम, यानी लिख सकते हैं स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्लू और इसके लिए स्मॉल एम बटा कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्लू और यहाँ पे स्मॉल एम, यानी स्मॉल एन के लिए स्मॉल एन के लिए लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू अब बटा स्मॉल एम, कैपिटल एन के लिए लिख सकते हैं कैपिटल डब्लू और कैपिटल एम। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए जल्दी से बताना सभी को जी, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी कि डब्लू बटा एम और गुना एम ऊपरे चल जाएगा और डब्लू नीचे चल जाएगा। ये आपका तनु बिलियन के लिए क्या है जी, किसके लिए, तनु बिलियन के लिए, तनु बिलियन के लिए रॉल्ट का नियम, है ना, तनु बिलियन के लिए रॉल्ट का नियम। तो इस सभी का हिंदी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जी ना, ये सभी को हिंदी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा जी, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। अब हम लोग इसका थोड़ा हिंदी लिख देते हैं, क्या इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसको हिंदी लिख देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए पी नॉट क्या होता है जी, पी नॉट क्या होता है, पी एस क्या होता है जी, ठीक है, पी नॉट क्या होता है, पी नॉट पी एस क्या होता है, और यहाँ पे लिख सकते हैं डब्लू क्या होता है स्मॉल डब्लू, स्मॉल एम क्या होता है, कैपिटल डब्लू क्या होता है जी, और कैपिटल एम क्या होता है, ठीक है। तो पी नॉट क्या होता है जी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध लिखेंगे हम लोग कि शुद्ध, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या जी, वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या होता है जी, विलियन का वाष्प दाब, विलियन, विलियन, विलियन का वाष्प, वाष्प दाब, ठीक है, विलियन का वाष्प दाब। और डब्लू क्या होता है जी, स्मॉल डब्लू स्मॉल एम क्या होता है, तो ये होता है विलेय का भार, डब्लू क्या होता है, विलेय का, विलेय का भार, ये होता है विलेय का भार, और ये होता है विलेय का, विलेय का, ये होता है स्मॉल एम विलेय का अनुभार, क्या होता है जी, विलेय का अनुभार, ठीक है। इसको हिंदी आप लोग जानिएगा तब तो आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं जी। और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है विलायक का, विलायक, विलायक का, विलायक का भार, विलायक का भार, और कैपिटल एम का मतलब होता है विलायक का अनुभार, विलायक, विलायक का अनुभार, ठीक है जी। ये क्या हो गया आपका, विलायक का अनुभार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका हो गया विलायक का अनुभार। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा जी कि इसमें पी नोट क्या है,
पी नोट क्या है जी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अनुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, और कैपिटल एम विलायक का अनुभार। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जी, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया ना जी, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। तो थोड़ा सा हम ये सबको हटा देते हैं जी ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे रॉल्ट के नियम की सीमाएं। रॉल्ट के नियम की सीमाएं क्या होता है ना, रॉल्ट के नियम की सीमाएं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, रॉल्ट के नियम के सीमाएं। चलिए, यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टार दे करके रॉल्ट, रॉल्ट के नियम, रॉल्ट के नियम, रॉल्ट के नियम के सीमाएं, है ना, रॉल्ट के नियम की सीमाएं। चलिए, यहां पे हम लोग पहला नंबर देखेंगे जी, यहां पे पहला नंबर देखेंगे, यह तनु विलयन पर लागू होता है। क्या है जी, यह तनु विलयन, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, इसका ताप, इसका ताप, इसका ताप स्थिर होता है, इसका ताप स्थिर होता है जी। क्या होता है, इसका ताप स्थिर होता है। तीसरा नंबर आप ध्यान दीजिए जी, तीसरा नंबर, यह अवाष्प, यह अवाष्प, यह अवाष्पशील, यह अवाष्पशील, यह अवाष्पशील पदार्थ, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, लागू होता है। ठीक है जी, ये आपको 3 गो हो गया जी। यह तनु विलयन पर लागू होता है, इसका ताप क्या होता है जी, स्थिर होता है, यह अवाष्पशील होता है ना, और यह वैद्युत अनपघट, यह वैद्युत अनपघट। ठीक है जी, इतना तक ठीक है। और यह वैद्युत अनपघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, यह वैद्युत, यह वैद्युत अनपघट, अनपघट, वैद्युत अनपघट पदार्थ, पदार्थ के विलयन, के विलयन पर लागू होता है। क्या होता है जी, लागू होता है। ठीक है जी, तो ये आपको लास्ट में लिखना है। अगर आपको पूछ दे कि रॉल्ट के नियम की सीमाएं, तो आपको लिखना है जी कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, इसका ताप स्थिर होता है। ठीक है जी, इसका ताप स्थिर होता है, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, और यह वैद्युत अनपघट पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जी। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।